welcome here. Today I am going to discuss with you 1 and 2 tail tests, and I am Dr. Prabhat Dwivedi, Associate Professor STEP HPTI कानपुर इंडिया। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे 1 and 2 टेल टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 स्टेप्स जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हैं जल्दी से रिवाइज करते हैं। स्टेप 1 में वी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस दैट इज नल एंड अल्टरनेटिव। स्टेप 2 we specify level of significance that is alpha. In step 3 हम क्या करते हैं, क्रिटिकल रीजन एंड क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। फिर स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, कंप्यूट वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक, और उसके बाद हम उस जो कंप्यूटेड वैल्यू है उसको क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करके स्टेप 5 में हम डिसीजन लेते हैं रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस का अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस का, और देन हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की स्टेप्स हो गई। अब हम लेते हैं सबसे पहला जो 1 टेल टेस्ट का है, दैट इज़ लेफ्ट टेल टेस्ट। कैसे लेफ्ट टेल टेस्ट डिसाइड होता है, कैसे राइट टेल टेस्ट, कैसे 2 टेल टेस्ट। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डायरेक्शनल हो। डायरेक्शनल का मतलब कि नल हाइपोथेसिस जैसा कि हम नो डिफरेंस और नो चेंज की हाइपोथेसिस बनाते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर हमारी है डायरेक्शनल, मतलब इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, इफ दिस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, then the alternative hypothesis is mu is less than mu naught or mu is greater than mu naught। तो अगर mu is less than mu naught की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने फॉर्मुलेट की है, या mu is greater than mu naught की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने फॉर्मुलेट की है, तो ये हमारी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो जाएगी। एक डायरेक्शन बताती है कि अगर mu naught के बराबर नहीं है तो mu naught से कम होगा, या mu naught से ज़्यादा होगा। डायरेक्शन कम ज़्यादा, ये डायरेक्शन शो करता है। ग्रेटर दैन लेसर दैन डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे लेफ्ट टेल टेस्ट में हम देखते हैं कि जो साइन होता है वो लेस दैन का साइन होता है। म्यू इज लेस दैन म्यू नॉट। ऐसी सिचुएशन में हमें लेफ्ट साइड जो कर्व हमारा होगा, जो कर्व है हमारा, उसके लेफ्ट साइड में हम देखते हैं ये क्रिटिकल वैल्यू हो गई। इसके साइड में जो भी लेफ्ट साइड में रीजन होगा वो हमारा रिजेक्शन रीजन है, और जो राइट साइड का रीजन होगा वो हमारा नॉन रिजेक्शन यानी कि कॉन्फिडेंस रीजन है, एक्सेप्टेंस रीजन है। तो अल्फा वैल्यू जो है, जिसको हम ये मानते हैं कि देयर इज अल्फा प्रोबेबिलिटी दैट अ करेक्ट नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, वो अल्फ़ा वैल्यू डिसाइड करती है कि रिजेक्शन रीज़न क्या होगा, और वो अल्फ़ा वैल्यू से ही हम क्रिटिकल वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो जब हमारी क्रिटिकल वैल्यू डिटरमाइन हो जाती है तो हम उसको प्लॉट पे कर्व जो हमने बनाया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उस पे हम उसे प्लॉट करते हैं, और लेस देन के केस में लेफ्ट साइड में जो होगा इस कर्व के, वो हो जाता है रिजेक्शन रीजन, यानी अल्फ़ा रिजेक्शन रीजन है, तो 1 माइनस अल्फ़ा जो रीजन होगा वो एक्सेप्टेंस रीजन हो गया। यानी इस सिचुएशन में हम रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन को अलग अलग रखते हुए, जो कि क्रिटिकल वैल्यू से अलग होता है। क्रिटिकल वैल्यू सेपरेटर का काम करती है। क्रिटिकल वैल्यू इज द वैल्यू विच सेपरेट्स अ रिजेक्शन रीजन फ्रॉम एक्सेप्टेंस रीजन। तो लेफ्ट साइड में हमारा जो रिजेक्शन, इसमें लेफ्ट टेल टेस्ट में हमारा रिजेक्शन रीजन कर्व के लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अल्फ़ा जो है, दिस इज़ क्रिटिकल वैल्यू, एंड ये जो कर्व है इसके लेफ्ट साइड में टोटल रिजेक्शन रीजन हो गया। तो डिसीजन कैसे होता है, बेसिकली जब हमने क्रिटिकल वैल्यू डिसाइड कर ली है और उसके बाद हम कैलकुलेटेड वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक की करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, देन हम कंपैरिजन करते हैं। तो अगर कंपैरिजन में टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है, डिसीजन रूल आप देख सकते हो यहाँ पे, टेस्ट स्टैटिस्टिक इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, इफ दिस इज द केस देन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड करना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट हो गया। यानी यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जैसे ही लेस देन साइन की है तो हम समझ जाएंगे कि ये 1 टेल्ड एंड दैट टू लेफ्ट टेल टेस्ट है।
लेफ्ट टेल, लेस देन साइन का मतलब लेफ्ट टेल टेस्ट. क्लियर? नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. The average IQ of adult population is 100. A professor believes that the average IQ of the students of his class is lower, so he randomly tests 5 students and find their mean IQ 90 with standard deviation 50. Is there enough evidence to suggest that the average IQ is lower? एक प्रोफेसर को लगता है कि उसकी क्लास के बच्चों का IQ लेवल कम है, जो कि एवरेज IQ लेवल होता है, जो कि 100 है पॉपुलेशन का IQ लेवल. तो वो एक सैम्पल टेस्ट करता है, 5 बच्चों का वो IQ लेवल चेक करता है, वो उसका एवरेज निकालता है तो 90 मिलता है, और उस सैम्पल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है वो 15 होता है. तो अब ये टेस्ट करना है कि प्रोफेसर जो हाइपोथेसिस है कि उसके क्लास का एवरेज IQ लेवल कम है, ये सही है या गलत है. तो हम सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं, ध्यान करिए स्टेप 1, जिसमें हम नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं. तो हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई कि जिसे हम रिजेक्ट करेंगे प्रोफेसर के एजम्पशन को सही निकालने के लिए. तो ये चेक करने के लिए वो सही है कि गलत, तो हमें नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू 100 मानना होगा. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो प्रोफेसर का एजम्पशन है कि वो कम है एवरेज से, तो वो लेस देन 100 हो गया. तो आप देख सकते हो कि लेस देन का साइन है, इसका मतलब है कि ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, तय हो गया. अब हम स्टेप 2 पे आते हैं. स्टेप 2 में हमने अल्फ़ा स्पेसिफाई कर लिया जो कि 0.5 है, ऐसा हमने स्पेसिफाई कर लिया है. हमने बताया था आपको कि कंज्यूमर रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, जनरल रिसर्चेस में हम 5% अल्फ़ा लेते हैं. फिर स्टेप 3 में आते हैं जिसमें हम क्रिटिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे. तो अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब तक कि हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक नहीं पता होगी तब तक हम क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. तो पहले हम टेस्ट स्टैटिस्टिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. चूँकि यहाँ पे जो सैम्पल साइज है वो 5 है, जो कि 30 से छोटा है. इसका मतलब है कि यहाँ पे बड़ा लार्ज सैंपल नहीं है, तो जेड टेस्ट लगने की पॉसिबिलिटी नहीं है. और इंश्योर कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, यानी अब बिल्कुल तय हो गया है कि टी टेस्ट यहाँ लगने वाला है. लेस देन 30 का सैंपल साइज और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, तो हम 1 टेल्ड टी टेस्ट लगाने वाले हैं. तो 1 टेल टी टेस्ट कैसे लगेगा, उसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, अब हम ये तय करते हैं. तो टी टेबल, आपका एक पार्ट ऑफ टी टेबल सामने दिख रही है. डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें इस टेबल को देखने के लिए चाहिए. आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट कॉलम है वो DF लिखा हुआ है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1, यानी सैम्पल साइज -1, जो कि 5 है. 5 - 1 4 हो गया. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 4 हो गई. अल्फ़ा हमें मालूम है 5% है. 1 टेल टेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 टेल और ये 2 टेल. तो 1 टेल में हमने स्पेसिफाई कर लिया 5%, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने स्पेसिफाई कर ली 4. अब इस रो और इस कॉलम के इंटरसेक्शन को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो टी की वैल्यू है 5%, वो क्या निकली 2.1318. जो सर्किल में आप देख पा रहे हो ये वैल्यू है, यानी, और ये चूंकि लेफ्ट टेल टेस्ट है इसलिए ये वैल्यू माइनस में होगी. तो आप देख रहे हो टी की वैल्यू अल्फ़ा 5%, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 पे क्या है 2.1318 माइनस साइन के साथ. माइनस कुछ और नहीं है, ये एक्चुअली साइड डिनोट करता है, लेफ्ट साइड डिनोट करता है. अब हमें क्रिटिकल वैल्यू पता चल गई. अब कैलकुलेट करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक. टी का हमने देखा था कि टी जो स्टैटिस्टिक है उसका जो फार्मूला होता है दैट इज that is x bar minus mu upon s upon root n. x बार की वैल्यू दी गई है जो कि सैम्पल मीन है 90. म्यू हमें दिया गया है जो कि 100 है, पॉपुलेशन की हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू. सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है 15 है, सैम्पल साइज 5 है. अब हम ये वैल्यूज को टी स्टैटिस्टिक्स में रख लेते हैं. तो हमारी जो वैल्यू आती है वो क्या निकल के आती है, वो वैल्यू निकल के आती है -1.49. -1.49 ये टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है.
अब हम इस कैलकुलेटेड वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करके स्टेप 5 में डिसीजन लेंगे। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी क्रिटिकल, ये हम देख पा रहे हैं। टी कैलकुलेटेड माइनस साइन के साथ 1.49 है, जो कि छोटी है टी क्रिटिकल से, जो कि 2.1318 है। दैट मीन्स वी रिजेक्ट null hypothesis. T calculated is less than T critical. That means we reject null hypothesis in favor of alternative hypothesis. Hence, the conclusion is that the professor's claim is correct, and his claim is that the average IQ of the students of his class is lower. तो ये प्रोफेसर का IQ, प्रोफेसर का जो क्लेम है वो करेक्ट हो गया। ये टी टेस्ट के साथ हमें पता चल जाता है, लेफ्ट टेल्ड के साथ हमें पता चल गया। अब हम लेते हैं राइट टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट ये भी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस साइन के साथ है, ग्रेटर देन, ये भी डायरेक्शनल है। और यहाँ पे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर देन साइन के साथ है। ग्रेटर देन साइन आप देख सकते हो। और ये आपका डायग्राम हो गया। ये यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू आपने निकाल ली, और अल्फ़ा के साथ जो क्रिटिकल वैल्यू आई टेस्ट स्टैटिस्टिक की, तो इधर अगर आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल करेगी इस क्रिटिकल वैल्यू के राइट साइड में, तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका नल हाइपोथेसिस। और अगर ये इससे छोटी रही, यानी 1 माइनस अल्फ़ा साइड में रही, जो कि एक्सेप्टेंस रीजन है, तो आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये डिसीजन रूल है राइट टेल टेस्ट में। राइट टेल टेस्ट का डिसीजन रूल क्या हुआ, इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू द नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल, अ स्कूल प्रिंसिपल क्लेम्स दैट द स्टूडेंट इन हिज school are above average intelligent. A random sample of 30 students IQ score has a mean score of 110. The mean population IQ is 100 and standard deviation is 15. यहाँ पे उसी तरह का पीछे जैसा एग्जाम्पल ही है कि एक स्कूल टीचर को ये लगता है कि उसके क्लास के बच्चे अबव एवरेज इंटेलिजेंट हैं। सैम्पल मीन जो उसने 30 बच्चों का जो टेस्ट किया उसमें जो सैम्पल मीन आया वो आया 110, जबकि पॉपुलेशन का मीन है 100 और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 15 है। तो हम देखते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, स्टेट करते हैं नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हो जाएगी म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, वेयर एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो इस सिचुएशन में हम देख पाते हैं कि डायरेक्शनल राइट टेल टेस्ट है, और चूंकि यहाँ पे स्टेप 2 में हम अल्फ़ा लेवल डिसाइड कर लेते हैं, वो 5% ले लेते हैं। और अब हम जब क्रिटिकल वैल्यू इसकी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू होगी वो हमने इसमें दिखाई नहीं है, लेकिन जो टेबल हम देखना है इसको बाद में बताएंगे आपको। तो जो क्रिटिकल वैल्यू जेड की 5% लेवल पे है राइट टेल टेस्ट में, वो है 1.645 क्रिटिकल वैल्यू जेड अल्फ़ा की हो गई। तो चूंकि जेड टेस्ट इसलिए लगेगा, सैम्पल साइज 30 है और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, तो सीधी सी बात है जेड स्टैटिस्टिक लगेगी। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जेड स्टैटिस्टिक क्या होती है, वो है जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू 0 अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो हमारी जो जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो प्लस 3.65 है। तो अब हम जब कंपेयर करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू को उस वैल्यू के साथ में जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू क्या है 1.645 और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्या है 3.645। दैट मीन्स 3.645 इज ग्रेटर देन 1.645। तो 3.65 इज ग्रेटर देन 1.645, इसका मतलब हुआ कि नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगी। इसकी वैल्यू 1.645 क्रिटिकल है, इसके बाद जो वैल्यू हो जाएगी वो रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। और यहाँ पे जो जेड स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है वो 3.645 आई है। तो इसका मतलब है
कि क्रिटिकल वैल्यू से राइट साइड में जाएगा तो नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि जो प्रिंसिपल का क्लेम है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि उसके बच्चे अबव एवरेज इंटेलिजेंट हैं। अब हम टू टेल टेस्ट को देखते हैं। टू टेल टेस्ट में जो नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। वो साइन होगा म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो। नॉट इक्वल टू का साइन होगा तो हमें ये पता नहीं होता है कि एक्चुअली म्यू जीरो से लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो हमारा रिजेक्शन रीजन यानी दो क्रिटिकल वैल्यूज हो जाएंगी और दो हमारे रिजेक्शन रीजन हो जाएंगे जो रिजेक्ट करेंगे, और ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा इन दोनों रिजेक्शन रीजन के बीच में। यानी टू टेल टेस्ट में हमारी दो क्रिटिकल वैल्यूज होंगी और जो लेफ्ट साइड की क्रिटिकल वैल्यू होगी उससे पहले अगर कोई वैल्यू पड़ेगी हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की यानी माइनस साइड में बड़ी वैल्यू होगी तो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर प्लस साइड की वैल्यू होगी क्रिटिकल वैल्यू से तो भी हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। मगर अब ये दो साइड में जो रिजेक्शन रीजन है वो अल्फ़ा को दो पार्ट में बांट देता है। वो अल्फ़ा बाई टू एंड अल्फ़ा बाई टू लेफ्ट और राइट में ये हो जाएगा। तो इसी तरह से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका सामने है अल्फ़ा बाई टू, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये अल्फ़ा बाई टू है और ये भी अल्फ़ा बाई टू है। तो ये रिजेक्शन रीजन हो गया अल्फ़ा बाई टू और ये एक्सेप्टेंस रीजन है 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो डिसीजन रूल होगा वो क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस दो रिजेक्शन के लिए क्रिटिकल वैल्यूज होंगी प्लस माइनस, इसीलिए सीधे सीधे ये लिख दिया गया मॉड टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को अगर हम मॉड निकाल लें यानी साइन फ्री तो वो बड़ी होनी चाहिए क्रिटिकल वैल्यू से, और अगर ये वैल्यू बड़ी है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर ये z की या t की कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि मॉड साइन के साथ है वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी हो जाएगी तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और हमारी क्रिटिकल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सामने है हमारे। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ऑफ ओबीज पेशेंट्स हैव अ मीन ऑफ 100 विद a standard deviation of 15. A researcher thinks that a diet high in raw corn starch will have a positive or negative effect on blood glucose levels. A sample of 30 students who have tried the raw corn starch diet have a mean glucose level of 140. Test the hypothesis that the raw corn starch had an effect. स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मेडिकल से जुड़ा हुआ एक टेस्ट है। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ओबीज पेशेंट्स का, उसका एक पॉपुलेशन मीन जो है वो 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का जो है वो 15 है। रिसर्चर को ऐसा लगता है कि डाइट रिच इन हाई इन रॉ कॉर्न स्टार्च विल हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन ब्लड ग्लूकोज। उसको लगता है पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होगा, उसको ये नहीं मालूम है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर ये मालूम होता तो वन टेल टेस्ट हो जाता, तो उसे ये मालूम है कि इफेक्ट है वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पर कैसा डजंट नो। A sample of 30 patients who have tried the raw corn starch diet, ऐसे पेशेंट जिन्होंने कॉर्न स्टार्च डाइट का जो डाइट ली है, कॉर्न स्टार्च की जो डाइट उसने रॉ की जो डाइट उसने ली है, उन पेशेंट्स का 30 पेशेंट्स का सैंपल वो लेता है तो उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो पाता है 140। अब हमें ये टेस्ट करना है कि क्या कॉर्न स्टार्च लेने का कोई इफ़ेक्ट है या नहीं है। तो जब हमें डायरेक्शन नहीं पता, कम या ज़्यादा नहीं पता, तो नॉन डायरेक्शनल होगा, यानी साइन क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू साइन हमेशा नॉन डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, और ऐसे केस में टू टेल टेस्ट होता है। तो पहली स्टेप में हमने
नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट कर लिया, नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू 100, अल्टरनेटिव म्यू इज नॉट इक्वल टू 100। स्टेप 2 में हम अल्फा लेवल को डिसाइड कर लेते हैं। अल्फा लेवल हमने 5% लिया, तो वो चूंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होके, तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा, यानी 0.025 लेफ्ट साइड 0.025 राइट साइड में हो जाएगा अल्फा बाई 2। अब स्टेप 3 हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट कर लेते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू आई वो 14.6। नाउ स्टेप 5 में अब हम आते हैं जहाँ पे डिसीजन और कंक्लूजन लेना है हमें। तो यहाँ पे अब हम कंपेयर करते हैं डिसीजन लेने के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू में। तो हम देख सकते हैं कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारी है 14.60, वेयर एज जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हमारी है 1.96। तो यहाँ पे साफ है कि Z calculated is greater than Z critical value, that is 1.96 only, whereas calculated value is 14.6. So what will happen? The null hypothesis will be rejected in favor of the alternate hypothesis. So the alternative hypothesis that a diet in high raw cornstarch will have a positive impact on blood glucose level. Why positive? Because जो calculated value है वो positive में है। अगर negative value आती तो हम यहाँ पे conclude करते कि negative impact है। Positive आई value तो अब हम यहाँ conclude कर रहे हैं कि उसका impact high जो diet high in raw corn starch है उसका impact positive है glucose level पे blood के। तो इस तरह से हम ये जो टू टेल टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। होप लर्नर्स यू हैव अंडरस्टूड वन टेल एंड टू टेल टेस्ट टुडे। थैंक यू सो मच।